हाँ बच्चों देखो, आज की क्लास में हमने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ग्रेविटेशन के ज्यादातर कंसेप्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ ही पढ़ चुके थे। लेकिन कई बच्चों ने क्लासेस मिस की थी और कुछ बच्चे थोड़ा सा भूल रहे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ-साथ हमने ग्रेविटेशन के जो पार्ट किए थे उसको आज की क्लास में मैंने शॉर्ट में रिवाइज करा दिया था, ठीक है? तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के सिमिलर ग्रेविटी फील्ड तक तो कंप्लीटली रिवाइज कर लिया था। अब थोड़ा-सा 15 मिनट का पार्ट बचा हुआ था, तो उसको मैं रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में भेज रहा हूँ। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी और उसी के सिमिलर ग्रेविटेशन में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखी थी। तो चलो इसके एक बार रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। तो वो एक है ना, पोटेंशियल एनर्जी में हमने सबसे पहले 2 पॉइंट चार्जेस या 2 स्फेरिकल चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। तो चलो मान लेते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मतलब है ना, मान लेते हैं 2 पॉइंट चार्जेस या स्फेरिकल चार्जेस हैं, है ना? एक का चार्ज Q1 दूसरे का Q2 और दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R है। तो क्लास में पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हो या स्फेरिकल चार्जेस हो तो इनकी आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपन R होती है और पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट में Q1 Q2 की वैल्यू साइन के साथ रखनी होती है। तो बस जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, वैसे ही ग्रेविटेशन में हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी देख सकते हैं। तो जैसे इधर हमने पॉइंट चार्जेस या स्फेरिकल चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, वैसे ही ग्रेविटेशन में भी पहले हम 2 पॉइंट मासेस या 2 स्फेरिकल प्लैनेट की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि 2 पॉइंट मासेस हैं या 2 स्फेरिकल प्लैनेट्स हैं। इस प्लैनेट का मास m1 इस प्लैनेट का मास m2 और दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है ना? तो इन दोनों प्लैनेट की आपस में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। तो सिमिलरिटी से निकाल सकते हैं ना? तो हमको पता है कि पॉइंट चार्जेस स्फेरिकल चार्जेस हो तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी K Q1 Q2 अपन R होती है। वैसे पॉइंट मासेस या स्फेरिकल प्लैनेट हो तो इनके आपस में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपन R के सिमिलर G M1 M2 अपन R, लेकिन हमको अच्छे पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का होता है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी बंधन की होगी, इसलिए पीछे माइनस भी आएगा। उसको क्लास में हमने मैथमेटिकली डिराइव किया था, लेकिन अब प्रैक्टिकली आना चाहिए कि ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन का होता है, इसलिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी बंधन की होती है, इसलिए माइनस तो आएगा ही। तो मैंने बताया था कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो या उसका छोटा भाई पोटेंशियल हो, वो बंधन के होते हैं, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल में माइनस तो पूंछ के टाइप से अपने साथ साथ ही चलेगा, ठीक है? तो है ना, 2 पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपन R, वैसे ही 2 पॉइंट मासेस या स्फेरिकल प्लैनेट की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM1 M2 अपन R, जो हमको पता है कि जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो किसकी निशानी होती है? बंधन की निशानी होती है। तो इन दोनों प्लैनेट की ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी नेगेटिव है, मतलब दोनों प्लैनेट बंधे हुए हैं और कितनी एनर्जी के साथ बंधे हुए हैं? GM1 M2 अपन R इतनी एनर्जी के साथ बंधे हुए हैं। तो अगर इन प्लैनेट्स को GM1 M2 अपन R या उससे ज्यादा एनर्जी दे दी तो ये प्लैनेट बंधन तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे, मतलब भगवान के पास पहुंच जाएंगे। हाँ बच्चों, इसमें मैंने एक और चीज बताई थी यार, है ना? तो कई बच्चे है ना, कई बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि देखो मैकेनिक्स में तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी हमने mgh पढ़ी थी और यहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी माइनस GM1 M2 अपन R पढ़ रहे हैं, ये क्या चक्कर है ना? तो ये चीज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के टाइम पे बताई थी, है ना? वो एक मैंने है ना मैंने क्लियरली बताया था कि मैकेनिक्स में हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें ब्लॉक की जमीन से हाइट बहुत कम होती है और हमको पता है कि अगर जमीन से हाइट बहुत कम हो तब तो ग्रेविटी फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है, तो तब तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी के लिए वो मैकेनिक्स वाला फॉर्मूला mgh काम कर जाता है। लेकिन है ना, लेकिन तुम बताओ कि उस ब्लॉक की जमीन से हाइट बहुत ही ज्यादा हो
है ना, किसी ब्लॉक की जमीन से हाइट बहुत ही ज्यादा हो, मतलब अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल हो, तो फिर ग्रेविटी फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो तब ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी के लिए एमजीएच वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो याद रखना कि किसी भी ब्लॉक की जमीन से हाइट बहुत ज्यादा हो, अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल हो, तो फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी के लिए एमजीएच वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तब ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी के लिए ये माइनस जी m1 m2 ओपन आर ये लगेगा, जहां आर इस ब्लॉक की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। ये तो सब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था, लेकिन यहाँ भी एक बार बता दिया। हाँ बच्चों, उसके बाद हमने, है ना, पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमने इस पोटेंशियल एनर्जी का छोटा भाई पोटेंशियल पढ़ा था। तो हमको अच्छे पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो छोटा भाई होता है उसको वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, जिसको सिंपल शब्दों में वोल्टेज भी बोलते हैं, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का छोटा भाई होता है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो वही पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमने पोटेंशियल पढ़ा था, ठीक, तो वही पहले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ा था जिसको वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। और मैंने क्लियरली बताया था, कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट चार्ज की जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं, है, तो मैंने बताया था कि यूनिट चार्ज की जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं। बस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के सिमिलर हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी पढ़ा था, जिसको वीजी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और मैंने कंपैरेटिवली बताया था कि यूनिट चार्ज की जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जी होती है उसको तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और ऐसे ही यूनिट मास की जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि V पोटेंशियल में अगर कोई Q चार्ज रखें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो बताया था, है ना। मैंने बताया था कि कोई भी चार्ज बॉडी है और उसके कारण किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल V है, मतलब यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी V है, मतलब वहां अगर यूनिट चार्ज रख दें तो पोटेंशियल एनर्जी V होगी। तो वहीं 2 कूलम चार्ज रख दें तो पोटेंशियल एनर्जी 2V होगी, और वहीं Q चार्ज रख दें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी QV होगी, है ना। तो ये शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, क्लास में बताया था कि V पोटेंशियल में अगर Q चार्ज रखें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी QV होगी। तो वही ग्रेविटेशन पोटेंशियल में भी देख सकते हैं ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई भी प्लैनेट है और उसके कारण किसी भी प्लेस पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल Vg है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल Vg है, मतलब यूनिट मास की ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी Vg है, मतलब अगर वहां यूनिट मास रख दें तो उसकी पोटेंशियल जी Vg होगी। उसी प्लेस पर 2 kg मास रख दें तो पोटेंशियल जी 2Vg, और उसी प्लेस पर m मास रख दें तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी m इंटू Vg होती है। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था, तो डायरेक्ट याद रखना कि V पोटेंशियल में Q चार्ज रखें तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी QV, और ऐसे Vg पोटेंशियल में अगर m मास रखें तो उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी कितनी होगी, Q की जगह m और V की जगह Vg, है ना। उसके देखो मैंने, है ना, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी 2 पॉइंट चार्जेस हो या 2 स्फेरिकल चार्जेस हो तब तो पोटेंशियल जी के लिए k q n q2 अपन r यूज करते हैं, लेकिन अगर ये चार्ज ऑब्जेक्ट किसी और शेप के हो, जैसे रिंग डिस्क प्लेट किसी और शेप के हो, तो फिर पोटेंशियल जी k q n q2 अपन r की जगह q into v लगाते हैं। तो ये ग्रेविटेशन में भी वही होता है। तो है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि अगर 2 पॉइंट मासेस हो या 2 स्फेरिकल प्लैनेट हो तब तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी बिंदास माइनस gm1m2 अपन r लगा सकते हैं, लेकिन अगर प्लैनेट किसी और शेप का हो, रिंग डिस्क प्लेट किसी और शेप का हो, तो फिर प्लैनेट के कारण किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल जी के लिए माइनस gm1m2 अपन r नहीं लगा सकते, तब इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी qv की जगह m इंटू vg होगी। हाँ बच्चों, पोटेंशियल की मीनिंग के बाद हमने अलग अलग टाइप के चार्ज ऑब्जेक्ट के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखा था। वही तुमको याद होगा कि सबसे पहले हमने किसी छोटे से चार्ज या किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ा था। फिर हमको अच्छे पता है कि अगर Q का कोई पॉइंट चार्ज हो तो उससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, KQ अपन R। तो तुम खुद बताओ कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने किसी छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखा था, वैसे ही ग्रेविटेशन में हम
किसी छोटे से पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी हमने देख लिया था, ठीक है। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि m का कोई बहुत छोटा सा पार्टिकल या पॉइंट मास है, इससे r डिस्टेंस पर हमको ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखना है। तो बिल्कुल सिमिलरिटी से बोल सकते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के क्यू ओपन आर होता है, तो वैसे ही पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल के क्यू ओपन आर की जगह जीएम ओपन आर, लेकिन माइनस तो पूछ के टाइप से अपने साथ चलेगा ही, क्योंकि हमको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन का होता है या ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी बंधन की होती है, इसलिए माइनस तो आएगा ही। हाँ बच्चों, उसके बाद पॉइंट चार्ज के बाद चार्ज, रिंग, डिस्क, प्लेट, इन सब के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखा था। तो वैसे ही हम इस रिंग, डिस्क, प्लेट, इन सब के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल के भी फॉर्मूले बना सकते हैं। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर ग्रेविटेशन पोटेंशियल के भी फॉर्मूले हम सिमिलरली बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि प्रैक्टिकली कोई भी प्लैनेट रिंग, डिस्क या प्लेट की फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए रिंग, डिस्क या प्लेट के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल प्रैक्टिकली कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसके क्वेश्चन भी अपने नहीं आते हैं। तो उसको मैं बता नहीं रहा हूँ, आ गया तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा केस लूं, जैसे कोई है ना, जैसे कोई प्लैनेट है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, कि कोई प्लैनेट है जो कि रिंग की फॉर्म में, इसका मास m, इसकी रेडियस r, तो इसके करंट सेंटर पर और एक्सिस पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखना है। बस बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर निकाल सकते हो ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि कोई चार्ज रिंग हो, है ना, हमने पढ़ा था कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो, तो उसके सेंटर पर तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के क्यू अपन आर होता है, और इसके एक्सिस पर पोटेंशियल के क्यू अपन सीधी डिस्टेंस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो वैसे ही ग्रेविटेशन पोटेंशियल का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो तुम बताओ कि m मास और r रेडियस की अगर कोई रिंग हो, तो उसके कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के क्यू अपन आर होता था, वैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल जीएम अपन आर, लेकिन माइनस तो अपने साई के साइड टाइप से चलेगा ही। ऐसे इसका एक्सिस पर हमको ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखना है, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के क्यू अपन सीधी डिस्टेंस, तो वैसे ही ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी जीएम अपन सीधी डिस्टेंस मतलब रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस आएगा ही। तो ध्यान रखना है कि रिंग, डिस्क, प्लेट, वायर, इस टाइप के जो नमूने हैं, है ना, उनका ग्रेविटेशन पोटेंशियल मैं अलग से नहीं बताऊंगा, वो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर बना सकते हो, ठीक है ना। तो चलो अब हम डायरेक्ट मेन पार्ट पे आते हैं। वही तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखा होगा, वैसे हम किसी होलो स्फेरिकल प्लैनेट के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और होलो स्फीयर के क्वेश्चन ग्रेविटेशन में पूछे आते हैं, इसलिए इसको एक बार कर लेते हैं, जैसे हम पहले कर चुके हैं। तो चलो पहले हम देखते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर हो, तो उसका पोटेंशियल कितना होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है, चलो इसका चार्ज क्यू, रेडियस आर, और जो भी चार्ज है वो सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बस यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखना है। तो देखो, मैं इतने सुंदर चित्र को बिगाड़ नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही बता रहा हूँ। ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के कारण सेंटर से आर डिस्टेंस बाहर पोटेंशियल निकालना है। तो हमको पता है कि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो चाहे कैसा भी स्फीयर हो, वो सेंटर पे रखे पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करेगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू ओपन स्मॉल आर, तो इस पूरे होलो स्फीयर के कारण भी बाहर तो पोटेंशियल के क्यू अपन स्मॉल आर, मतलब सेंटर से डिस्टेंस ही होगा। ऐसे सरफेस पर देखना है, तो सरफेस वाले पॉइंट की सेंटर से रेडियल डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू अपन कैपिटल आर। और अब सेंटर पर देखना है, तो हमको पता है कि सेंटर वाले पॉइंट की तो हर चार्ज से डिस्टेंस कैपिटल आर ही होगी, तो सेंटर पर भी पोटेंशियल के क्यू अपन कैपिटल आर होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बताई थी कि होलोस्फीयर में सेंटर पर भी पोटेंशियल के क्यू अपन कैपिटल आर होता है, सरफेस पर भी के क्यू अपन कैपिटल आर होता है, अंदर भी सब जगह के क्यू अपन कैपिटल आर उतना ही होता है। तो बस इन सब रिजल्ट को सिस्टमेटिक याद रखने के लिए ग्राफ बना देते हैं। तो मान लेते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है, जैसे जैसे रेडियल डिस्टेंस आर चेंज करेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किस टाइप से चेंज करेगा, इसका ग्राफ बनाना है। तो हमको अच्छे पता है, सबसे पहले सेंटर पे देखते हैं। तो हमको पता है कि होलो स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल
के क्यू अपन कैपिटल आर होता है। और मैंने ये भी बताया था कि इस होलोस्फीयर के सेंटर पे ही नहीं, होलोस्फीयर के अंदर भी सब जगह पोटेंशियल सेम रहता है, के क्यू अपन कैपिटल आर ही होता है ना। और सरफेस तक भी पोटेंशियल के क्यू अपन कैपिटल आर उतना ही होता है। और बताओ सरफेस से बाहर जाएंगे तो तब बाहर पोटेंशियल घटेगा और 1/r के डाइस से घटेगा। इस टाइप से ग्राफ होता है। बस जैसे हमने किसी यूनिफॉर्मली चार्ज, जैसे हमने यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फीयर के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखा, वैसे हम किसी होलोस्फेरिकल प्लैनेट के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी देख चुके थे। तो इसके भी रिजल्ट एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई प्लैनेट है जो कि होलोस्फीयर की फॉर्म में है, जिसका मास m और रेडियस r है। तो बस इसके कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखना है, तो कर सकते हैं ना। वही सबसे पहले सेंटर से r डिस्टेंस बाहर ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखना है। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो पूरा स्फीयर एक पॉइंट मास के टाइप से काम करेगा। तो पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल माइनस जीएम ओपन स्मॉल आर होता है। तो इस होलो स्फीयर के कारण भी पोटेंशियल माइनस जीएम ओपन स्मॉल आर, जहां स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस पर। अब इसकी सरफेस पर देखना है तो सरफेस वाले पॉइंट की सेंटर से रेडियल डिस्टेंस कैपिटल आर है। तो सरफेस पर पोटेंशियल माइनस जीएम ओपन कैपिटल आर। और अब सेंटर पर देखना है तो हमको पता है कि, है ना, हमको पता है कि होलोस्फीयर के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही जीरो, लेकिन सॉरी क्या बोला, इस होलोस्फीयर के कारण सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड भले ही जीरो, लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। होलोस्फीयर के कारण सेंटर पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल के क्यू अपन आर की जगह माइनस जीएम अपन आर। और केवल सेंटर पे नहीं, अंदर भी सब जगह ग्रेविटेशन पोटेंशियल माइनस जीएम अपन आर होता है और सरफेस तक उतना ही रहता है। बस इसका भी ग्राफ बना लेते हैं ताकि रिजल्ट सिस्टमेटिकली याद रह जाए। तो चलो वो एम मास आर रेडियस का होलोस्फेरिकल प्लैनेट है। सबसे पहले इसके सेंटर पर तो हमको पता है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के क्यू अपन आर, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल माइनस जीएम ओपन कैपिटल आर होगा। और हमको पता है कि होलोस्फीयर के केवल सेंटर पे नहीं, इसके अंदर भी सब जगह ग्रेविटेशन पोटेंशियल यूनिफॉर्म होता है और माइनस जीएम ओपन कैपिटल आर ही होता है। और सरफेस तक भी उतना ही होता है। और सरफेस से बाहर जाएंगे, सॉरी, ये सरफेस से बाहर जाएंगे तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल चेंज करेगा। और तुम बताओ कि बाहर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1/r पे डिपेंड करा था, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल -1/r के टाइप से चेंज होगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑलमोस्ट जीरो। तो ये सब पहले देख चुके थे, यहाँ एक बार फिर देख लिया। हाँ बच्चों, अभी हमने होलोस्फीयर के कारण इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखा, लेकिन अब एक बार देखते हैं कि किसी सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होता है, वो देखते हैं। ठीक है, वैसे पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं, है ना। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होता है, वो देखते हैं, है ना। चलो इस बार मान लेते हैं कि वही इस बार मान लेते हैं कि वो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r, चार्ज q और सॉलिड स्फीयर है, मतलब जो भी चार्ज है इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बस यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले सेंटर से r डिस्टेंस बाहर पोटेंशियल देखना है। तो हमको पता है कि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो पूरा स्फीयर एक पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करेगा। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू ओपन स्मॉल आर, तो इस सॉलिड स्फीयर के कारण भी बाहर तो पोटेंशियल के क्यू ओपन स्मॉल आर। अब सरफेस पर देखना है तो हमको पता है कि सरफेस वाला जो पॉइंट है उसकी सेंटर से रेडियल डिस्टेंस कैपिटल आर है। तो सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर होगा, है ना। अब चलो, अब हमको इस सॉलिड, है ना, अब हमको इसके सेंटर से आर डिस्टेंस अंदर पोटेंशियल देखना है ना। तो इस सॉलिड स्फीयर में सेंटर से आर डिस्टेंस अंदर पोटेंशियल देखना है ना। तो मैंने क्लास में चमका कर बताया था, बताओ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर हो और अंदर पोटेंशियल देखना हो, तो बताओ अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला सबसे खतरनाक होता है। और मैंने क्लास में डिराइव भी किया था और याद भी कराया था कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू ओपन, ठीक, के क्यू ओपन 2r³ 3r² - स्मॉल r² इतना होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे
टफ फॉर्मूला है कि सॉलिड स्फीयर के कारण सेंटर से आर डिस्टेंस अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला सबसे खतरनाक होता है के क्यू अपन 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r स्क्वायर इतना होता है। और अब सेंटर पर देखते हैं, तो हमको पता है कि सेंटर वाले पॉइंट के लिए r इक्वल टू 0 होगा, तो r इक्वल टू 0 रखेंगे तो सेंटर पर पोटेंशियल 1.5 kq अपन r होता है, ठीक है ना। तो ये बताया था कि सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर तो पोटेंशियल 1 kq अपन r, लेकिन सेंटर पर सबसे ज्यादा होता है 1.5 kq अपन r होता है। चलो सारे रिजल्ट सिस्टमेटिकली याद रह जाए उसके लिए एक बार ग्राफ भी बना लेते हैं। वो एक क्यू चार्ज और आर रेडियस का कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, तो बस है ना, इसका पोटेंशियल रेडियल डिस्टेंस आर के साथ कैसे चेंज करेगा वो देखना है। सबसे पहले सेंटर पर देखते हैं, तो हमको अच्छे पता है कि सॉलिड स्फीयर के कारण सेंटर पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, और सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है 1.5 kq अपन r होता है, ठीक है। फिर सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि अंदर पोटेंशियल पैराबोलिकली घटेगा, r स्क्वायर है ना, तो हम बोल सकते हैं कि अंदर जो पोटेंशियल है सब पैराबोलिकली घटेगा, और घटते घटते सरफेस पर पोटेंशियल 1 kq अपन r हो जाएगा, है तो वही कि सॉलिड स्फीयर के कारण सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है 1.5 kq अपन r। अंदर देखेंगे तो पोटेंशियल पैराबोलिकली घटेगा, और घटते घटते सरफेस पर 1 kq अपन r हो जाएगा। और बाहर जाएंगे, है ना, और बाहर जाएंगे तो हमको पता है कि बाहर जो पोटेंशियल है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनली मतलब हाइपरबोलिकली घटेगा, और इस साइड देता है तो उस साइड भी ग्राफ वैसा ही होगा, है ना। तो ये हमने सब पढ़ा था, बस आराम से बताओ कि जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ा था, वैसे ही यूनिफॉर्म डेंसिटी के सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट के कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी देख सकते हैं। और ध्यान रखना कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल में सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट का ग्रेविटेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली सारे प्लैनेट घिस घिस करके ऑलमोस्ट सॉलिड स्फेरिकल हो गए। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि अर्थ जैसा कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट जिसका मास m रेडियस r और सॉलिड स्फेरिकल है, मतलब जो भी मास है उसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस इसके कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। बस सिमिलरली निकाल सकते हैं ना। सबसे पहले सेंटर से r डिस्टेंस, बाहर ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखना है, तो बाहर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के क्यू ओपन आर, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जीएम ओपन आर, लेकिन माइनस तो आएगा ही, ठीक है। ऐसे सरफेस पर देखना है तो हमको पता है कि बताओ सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के क्यू ओपन कैपिटल आर होता है, तो सरफेस पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल जीएम ओपन कैपिटल आर लेकिन माइनस। अब हमको इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखना है, तो हमको पता है कि सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला सबसे खतरनाक होता है, तो वैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल का भी फॉर्मूला खतरनाक होगा। और सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के क्यू अपन 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r स्क्वायर है, तो वैसे ही ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा के क्यू के सिमिलर gm अपन 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस मत भूलना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी में माइनस तो पूछ के टाइप से चलेगा ही, ठीक है। और अब सेंटर पे देखना है तो हमको अच्छे पता है कि सॉलिड स्फीयर के कारण सेंटर पर पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है, तो सेंटर पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल सबसे बड़ा नेगेटिव होगा। और बताओ सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.5 kq अपन r, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल 1.5 gm अपन r होगा, लेकिन माइनस तो होगा ही। चलो रिजल्ट को सिस्टमेटिकली याद रखने के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। कोई m मास और r रेडियस का कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट है, तो इसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल सेंटर से रेडियल डिस्टेंस r के साथ कैसे चेंज करेगा वो देखना है। बस सबसे पहले सेंटर पर देखते हैं, तो हमको पता है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है, तो सेंटर पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल सबसे बड़ा नेगेटिव होगा, है ना। और सेंटर पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल माइनस 1.5 g अपन r, ये तो सेंटर पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल सबसे बड़ा नेगेटिव होता है, मतलब मिनिमम होता है, ठीक है। उसके बाद अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो पैराबोलिकली चेंज होगा, और सेंटर पर माइनस 1.5 gm ओपन आर है, लेकिन सरफेस पर माइनस 1 gm ओपन आर हो जाएगा। और बाहर बताओ, है ना, बाहर
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1/r पे डिपेंड कर रहा था, तो जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो -1/r पे डिपेंड करेगा। और इस साइड ग्राफ ऐसा है तो उस साइड भी ग्राफ वैसा ही होगा। ठीक, ये सब हम क्लास में पढ़ चुके थे। हाँ बच्चों, अभी हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। अब इसका एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक, तो देखो, मान लेते हैं कि अर्थ है जिसको हम यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लेनेट मान सकते हैं। इसका मास m, रेडियस r, और हमको पता है कि अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड कितना होता है, gm/R²। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और इसको शॉर्ट फॉर्म में g0 बोलते हैं। अब हमको दे रखा है कि m मास का कोई छोटा सा ब्लॉक है जो अर्थ की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अब देखो, अब इस ब्लॉक को धीरे धीरे पकड़ करके ऊपर उठा रहे हैं, है ना। और पहले केस में इस ब्लॉक को अर्थ की रेडियस डिवाइड बाय 1000, मतलब पहले केस में इस ब्लॉक को r/1000 इतना हाइट ऊपर उठा रहे हैं। तो इतने हाइट ऊपर उठाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा वो देखना है। और सेकेंड केस में भी वही सिचुएशन है, लेकिन सेकेंड केस में इस ब्लॉक को धीरे धीरे अर्थ की रेडियस के बराबर, मतलब h=R जितना ऊपर उठा रहे हैं। तो h=R जितना ऊपर उठाने में हमको या एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना कि कोई स्मार्ट पर्सन हो, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो देखते ही समझ जाएगा कि बताओ, पहले केस में इस ब्लॉक को काफी कम हाइट ऊपर उठा रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो मैकेनिक्स वाला फॉर्मूला mgh काम कर जाएगा। लेकिन सेकेंड केस में इसको बहुत ज्यादा हाइट ऊपर उठा रहे हैं, इस बार जो हाइट है अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल है, इसलिए यहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी का फॉर्मूला mgh काम नहीं चलेगा। यहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला -gm1m2/r उसी का यूज करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट, तो इस फर्स्ट पार्ट पे हमको दे रखा है कि इस ब्लॉक को पकड़ करके धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं, और फर्स्ट केस में इसको h=R/1000 इतना ऊपर उठा रहे हैं। इतना ऊपर ले आने में हमको एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा वो देखना है ना। तो देखो, है ना, तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमको चमका कर बताया था कि किसी भी ब्लॉक को धीरे धीरे ऊपर ले जाने में हमको कितना वर्क करना पड़े, ये पूछे तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि धीरे धीरे ऊपर उठाने में हमको जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो इंक्रीज इन पोटेंशियल में जाएगा। मैं तो बताया था, तो कह सकते हैं कि इनिशियल से फाइनल तक धीरे धीरे ऊपर ले जाने में हमको जितना ही वर्क करना पड़ेगा इंक्रीज इन पोटेंशियल में जाएगा। और तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि फर्स्ट केस में, है ना, फर्स्ट केस में इसको जिस हाइट पर ऊपर उठा रहे हैं, तो फर्स्ट केस में वो हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, इसलिए इस बार तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए मैकेनिक्स वाला फॉर्मूला mgh से भी काम चल जाएगा, है। तो ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस में इसकी जमीन से हाइट काफी कम है, तो बताओ इस बार इंक्रीज इन पोटेंशियल के लिए मैकेनिक्स वाला फॉर्मूला mgh से काम चल जाएगा। बस मैं लिख देता हूँ कि ब्लॉक को धीरे धीरे ऊपर उठाने में हमको जितना भी वर्क करना पड़ेगा इंक्रीज इन पोटेंशियल जाएगा, और हाइट बहुत कम है इसलिए इंक्रीज इन पोटेंशियल सिंपली mgh। तो m g तो अर्थ की सरफेस के पास ग्रेविटी फील्ड g0 इंटू h का काम कौन करेगा, r/1000। तो इसमें तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, mg0 r/1000, ये आंसर आ गया। लेकिन चलो अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में भी सेम वही सिचुएशन है, लेकिन सेकेंड पार्ट में इस ब्लॉक को काफी ज्यादा हाइट ऊपर उठा रहे हैं, और सेकेंड केस में ब्लॉक की जो जिस हाइट तक ऊपर उठा रहे हैं वो हाइट अर्थ की रेडियस के बराबर है, मतलब h=r जितना ऊपर उठा रहे हैं। तो इस बार धीरे धीरे ऊपर उठाने में इस बार हमको कितना वर्क करना पड़ेगा वो देखना है ना। तो बस हम अच्छे समझते हैं वही कंसेप्ट, है ना, हम अच्छे समझते हैं कि इस ब्लॉक को धीरे धीरे ऊपर उठाने में हमको जितना भी वर्क करना पड़ेगा इंक्रीज इन पोटेंशियल जाएगा। वही चीज कि इस बार भी इनिशियल से फाइनल तक धीरे धीरे ऊपर उठाने में हमको जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो इंक्रीज इन पोटेंशियल जाएगा। लेकिन, है ना, लेकिन हमको अच्छे पता है कि बताओ इस केस में इस ब्लॉक, है ना,
इस केस में ब्लॉक की जो हाइट है वो बहुत स्मॉल नहीं है, वो अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल है, इसलिए इस बार इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए एमजीएच वाला फॉर्मूला काम नहीं कर सकता, है ना। तो हाइट काफी ज्यादा है, इसलिए इस बार पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला माइनस GM1m2 अपन आर लगेगा। बस बिंदास लिख सकते हैं कि इस ब्लॉक को इनिशियल से फाइनल तक धीरे धीरे ऊपर उठाने में हमको जितना ही वर्क करना पड़ेगा वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जाएगा। और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मैं लिख देता हूं कि उठाने में हमको जितना ही वर्क करना पड़ेगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जाएगा, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो चलो पहले यू इनिशियल देखते हैं, है ना। और हमको अच्छे बताए इस बार हाइट काफी ज्यादा है, तो इस बार पोटेंशियल एनर्जी के लिए एमजीएच नहीं, मैथमेटिकल फॉर्मूला माइनस GM1m2 अपन आर का यूज करना पड़ेगा। चलो पहले यू इनिशियल देखना है, तो तुम बताओ यू इनिशियल क्या होगा, अर्थ के कारण इसकी इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यू इनिशियल क्या होगा, अर्थ के कारण यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी भी ब्लॉक अर्थ के सरफेस पर है, मतलब इसको इफेक्टिवली बाहर मान सकते हैं। तो अर्थ के कारण यहाँ भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM1m2 अपन आर से काम चल जाएगा। तो बताओ यू इनिशियल अर्थ के कारण यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस GM1m2 अपन आर। तो माइनस जी M1 अर्थ का मास कैपिटल M, M2 इस ब्लॉक का मास स्मॉल m, अपन स्मॉल r क्या होती है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। तो अभी सरफेस पर है तो अर्थ की सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल R, ये यू इनिशियल आ गया। अब यू फाइनल देखते हैं, तो बता यू फाइनल क्या होगा, अर्थ के कारण यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ अभी भी ये पार्टिकल अर्थ के बाहर है, इसे अभी भी माइनस GM1m2 अपन R से काम चल जाएगा। तो बताओ अर्थ के कारण यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो भी माइनस GM1m2 अपन R। तो माइनस जी M1 अर्थ का मास कैपिटल M, M2 इस ब्लॉक का मास स्मॉल m, अपन स्मॉल r अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। तो बताओ फाइनली ब्लॉक की अर्थ की सरफेस से हाइट कैपिटल R है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस r मतलब 2r। आगे सॉल्व कर लेना, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो बताओ इस बार यहाँ से यहाँ तक उठाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा अपने पास, GM स्मॉल m अपन 2r। बस सेकेंड केस में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, GM/2r इतना होगा, ठीक है। अब देखो अब हमको जो आंसर है उसको सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड G0 की फॉर्म में लिखना है, मतलब हमको GM/r² लाना है। तो तुम खुद बताओ कि नीचे r है जबकि r² लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, है ना, जबरदस्ती r का मल्टीप्लाई करेंगे और r का डिवाइड करेंगे, ठीक है। बस इससे अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हाफ को मैं अलग ले लेता हूँ, है ना, हाफ को अलग ले लेता हूँ। उसके बाद इस नमूने को देखना, है ना। तो बताओ ये नमूना क्या बन गया, GM/r²। फिर आगे क्या बचा, स्मॉल m इंटू r। अब बताओ GM/कैपिटल R² क्या होता है, सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड G0। वो सॉल्व करेंगे तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, mg0r/2 ये करना पड़ेगा। बाकी कोई मूर्ख होगा तो यहाँ भी वही मैकेनिक्स का फॉर्मूला लगाएगा कि हमको जितना ही वर्क करना पड़ेगा वो इंक्रीज इन पोटेंशियल चेंज जाएगा, और बस आर हाइट ऊपर उठाने तो इंक्रीज इन पोटेंशियल गधों टाइप से mgh की जगह mgr, फिर सत्यानाश हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। हाँ बच्चों तुम खुद बताओ कि जो फर्स्ट केस था उसमें ब्लॉक की हाइट काफी कम थी, इससे इंक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए बिंदास mgh यूज कर सकते थे, लेकिन कई लोगों को ये माइनस GM1m2 अपन r इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से ज्यादा प्रेम होता है। तो तुम चाहो तो गधों टाइप से इस क्वेश्चन को भी माइनस GM1m2 अपन r से कर सकते हो ना। कई लोगों को मैथमेटिक्स लगाने का शौक होता है, तो ध्यान रखना कि वैसे तो फर्स्ट केस में हाइट काफी कम है, इसलिए इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन किसी को मैथमेटिक्स लगाने का शौक हो तो इसमें भी माइनस GM1m2 अपन r से कर सकते हैं। एक बार फटाफट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस ब्लॉक को h की स्मॉल हाइट ऊपर उठाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बताओ हमको जितना ही वर्क करना पड़ेगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं। पहले यू इनिशियल, तो बताओ यू इनिशियल क्या होगा, अर्थ के कारण यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो अर्थ के कारण यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी,
माइनस जी एम वन एम टू अपन आर, तो माइनस जी एम वन की जगह कैपिटल एम, एम टू की जगह स्मॉल एम, अपन आर अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर। फिर यू फाइनल, तो यू फाइनल क्या होगा, अर्थ के कारण यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो भी माइनस जी एम वन एम टू अपन आर, तो माइनस जी एम वन एम टू अपन आर अर्थ की सेंटर से डिस्टेंस, तो अर्थ की सरफेस से हाइट h है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस एच ही हो जाएगी। बताओ माइनस माइनस का प्लस हो गया ना। तो बताओ सॉल्व करेंगे तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा बताओ, माइनस जी एम स्मॉल एम, है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन लेंगे तो इधर तो क्या बचेगा, वन ओपन आर, माइनस इधर क्या बचेगा, वन ओपन आर प्लस एच, ये बचेगा, ठीक ना। अब तुम खुद बताओ कि इस बार जो एच है वो आर के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, और तुमको कई बार बताया था कि कभी भी एक के कंपैरिजन में दूसरा बहुत स्मॉल हो तो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। बता ए प्लस बी की फॉर्म में तो बाइनोमियल के लिए बड़ी चीज आर को जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस एच बाय आर आ जाएगा। अब गधोटाई से सॉल्व करते हैं, तो बताओ हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना, ये तो माइनस तो नहीं आएगा, मैंने फालतू लिख दिया, ये माइनस माइनस का तो प्लस हो गया था, ठीक ना। एनीवे बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, जी एम एम अपन ये वन ओपन आर भी दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो इधर तो बचेगा वन, माइनस इस नमूने को ऊपर ले जाए तो वन प्लस एच बाय आर की पावर माइनस वन। अब बताओ, अब इसमें तो बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं ना। बताओ एच बाय आर जो है वो वन से बहुत ही स्मॉल है, तो बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, वन प्लस एक्स की पावर एन को अप्रोक्सीमेटली वन प्लस एन एक्स, तो वन प्लस एन का काम माइनस वन और x का काम h बाय आर। अब बताओ तुम सॉल्व करेंगे तो वन से वन कैंसल और माइनस माइनस का प्लस आ गया, तो बताओ हमको कितना वर्क करना पड़ेगा बताओ, जी एम स्मॉल एम अपन कैपिटल आर तो था ही, और इसको सॉल्व करेंगे तो h बाय आर, तो बताओ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, m को अलग करते हैं, इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीएम ओपन आर स्क्वायर इंटू एच। अब बताओ जीएम ओपन आर स्क्वायर क्या है, सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड जी नॉट, तो बताओ कितना आ गया, एम जी नॉट एच, ये आ गया, है ना। तो इससे अब ठप्पा लग गया यार, वैसे तो हमको पहले से ही पता था, है ना, प्रैक्टिकली पता था, लेकिन कोई मशीन ही माना हो तो उसके लिए ये मैथमेटिकली भी कर लिया, तब ठप्पा लग गया यार, है ना। तो अच्छे पता चल गया कि अगर ब्लॉक को जमीन से काफी कम हाइट ऊपर उठाए तब तो इंक्रीज इन पोटेंशियल जी मैकेनिक्स के फॉर्मूले से mgh, लेकिन जमीन से काफी ज्यादा हाइट ऊपर उठाए तो फिर पोटेंशियल जी के लिए ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला माइनस जी एम वन एम टू अपन आर, इसका यूज करना पड़ेगा। बच्चों उसके बाद तुमको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी पढ़ी थी सबसे लास्ट में, बस वैसे ही हमने उसके सिमिलर ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी भी पढ़ी थी। तो चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी में हमने केवल होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी अपने सिलेबस में है। तो पहले होलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, तो मान लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है जिसका चार्ज q और रेडियस r, और होलो है मतलब सारा का सारा चार्ज केवल इसके सरफेस पर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने बताया था कि सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के दुश्मन है, और दुश्मन होते भी पास पास है तो काफी सारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और कंटिन्यूस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। और मैंने क्लास में चमका कर बताया था कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर हो तो उसकी सेल्फ एनर्जी 0.5 kq स्क्वायर अपन r होती है, या इसको तुम्हारे किताबी शब्दों में kq स्क्वायर अपन 2r लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सॉलिड स्फीयर की भी सेल्फ एनर्जी देखी थी, तो इस बार मान लेते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है जिसका चार्ज q रेडियस r, और सॉलिड स्फीयर है मतलब जो भी चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने बताया था कि सॉलिड स्फीयर में भी सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन दुश्मन होते भी और पास पास हैं, तो इसमें तो और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो मैंने बताया था कि होलो स्फीयर की तो सेल्फ एनर्जी 0.5 kq स्क्वायर अपन r होती है, लेकिन सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी उससे भी ज्यादा होती है, 0.6 kq स्क्वायर अपन r होती है, या इसको तुम्हारे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, 3/5 kq स्क्वायर अपन r लिख सकते हैं। तो बस इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर हम ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी भी देख सकते हैं। चलो पहले होलो स्फीयर की, चलो इस बार मान लेते हैं कोई प्लैनेट होलो स्फीयर की फॉर्म में है ना, इसका मास m रेडियस r,
और जो भी मास है वो केवल सरफेस में ही है। तो बस इसकी ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी को भी देख सकते हैं। तुम खुद बताओ, ये सारे मासेस है ना, बताओ सारे मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन के बावजूद भी दूर दूर में तो जुदा है, ये मास इधर है और ये इधर है। तो है ना, बोल सकते हैं कि सारे मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन के बावजूद भी बेचारों को दूर दूर रहना पड़ रहा है। तो इसमें भी काफी सारी पोटेंशियल स्टोर हो गई है। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो क्या होता है, चार दुश्मन होते भी पास पास है इसलिए एनर्जी थी, लेकिन इसमें मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बावजूद भी एक दूसरे से जुदा रहना पड़ रहा है। तो इसमें भी काफी सारी पोटेंशियल स्टोर होगी और हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि होलोस्फीयर की इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी के क्यू 0.5 के क्यू स्क्वायर अपन आर। तो वैसे होलोस्फीयर की ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी 0.5 के क्यू स्क्वायर अपन आर की जगह जीएम स्क्वायर अपन आर, लेकिन माइनस तो होगी, ठीक है। या इसको तुम्हारे शब्दों में जीएम स्क्वायर अपन 2r लिख सकते हैं, लेकिन माइनस होगी, ठीक। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर की देखते हैं। चलो इस बार मान लेते हैं कि अर्थ जैसा कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट है जिसका मास m और रेडियस r, और मास इस बार पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी देखनी है। ये तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि किसी सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी 0.6 के क्यू स्क्वायर अपन आर। तो ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी 0.6 जीएम स्क्वायर अपन आर, लेकिन माइनस, या इसको किताबी शब्दों में माइनस 3/5 जीएम स्क्वायर अपन आर होगी, है ना। और मैंने बताया था, है ना, मैंने बताया था कि इस सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट की ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी नेगेटिव है, और नेगेटिव एनर्जी किसकी निशानी होती है, बंधन की निशानी होती है। मतलब बोल सकते हैं कि इस सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट में, है ना, इस सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट में सारे पार्टिकल बंधे हुए हैं, और टोटल कितनी एनर्जी के साथ बंधे हुए हैं, 3/5 जीएम स्क्वायर अपन आर। इतनी, है ना, बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी नेगेटिव है, मतलब अर्थ में सारे पार्टिकल बंधे हैं और कितनी एनर्जी के साथ, 3/5 जीएम स्क्वायर अपन आर, इतनी एनर्जी के साथ बंधे हुए हैं। मतलब कोई परमाणु बम गिरा करके अर्थ को अगर 3/5 जीएम स्क्वायर अपन आर है उससे ज्यादा एनर्जी दे दो, तो अर्थ के सारे पार्टिकल बंधन तोड़ करके बाहर चले जाएंगे, मतलब भगवान के पास चले जाएंगे, मतलब अर्थ बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो ये सब पार्ट मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था, लेकिन तुम, कोई गलती नहीं है उसके लिए मैंने एक बार ये रिवाइज भी कर लिया। तो बस अब हम अगली क्लास से ग्रेविटेशन का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ नहीं पढ़ा है। तो बस यहाँ तक वाला जो पार्ट है वो पहले पढ़ा दिया था, फिर भी सभी इसको एक बार देख करके समझ करके अपने क्लास नोट्स में नोट कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यार कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ वाला पार्ट है उसमें भी बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ रिवाइज भी करा दिया।